गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टा वायरस, अधिकारों के बाहर का सिद्धांत। अधिकारों के बाहर का सिद्धांत क्या है? ऐसा कोई भी कार्य जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वर्णित उद्देश्य वाक्य के परे जाके किया जाए, के बाहर जाके किया जाए। कंपनी के पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित किया जाता है, कार्य क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट किया जाता है। अगर कोई कंपनी उद्देश्य वाक्य में वर्णित मुख्य उद्देश्य अथवा अन्य उद्देश्यों के अतिरिक्त कोई कार्य कर लेती है तो ऐसे कार्य अधिकारों के बाहर के कार्य माने जाते हैं और अधिकारों के बाहर के कार्य पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं, शून्य होते हैं, वॉइड होते हैं। ऐसे कार्यों के संदर्भ में कंपनी की किसी भी प्रकार की जवाबदेहिता उत्पन्न नहीं होती है। 1862 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी लिमिटेड बनाम रीचे के वाद के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी लिमिटेड के पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य में उद्देश्य इस प्रकार वर्णित थे: रेलगाड़ी के सवारी, माल के डिब्बे एवं सभी प्रकार के रेलवे प्लान्स बनाना, बेचना एवं किराए पर देना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा सामान्य ठेकेदारी का व्यवसाय चलाना। ये उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी के उद्देश्य वाक्य में लिखा हुआ था। कंपनी ने रिचे नाम के एक रेलवे के ठेकेदार से बेल्जियम में रेलवे लाइन बिछाने के कार्य करने के लिए आवश्यक धन जुटाने का अनुबंध किया। तत्पश्चात कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके उक्त अनुबंध की पुष्टि कर दी गई। न्यायाधीश केन्स ने निर्णय दिया कि यह अनुबंध पार्षद सीमा नियम में बतलाए गए उद्देश्यों के बाहर होने के कारण पूर्णतः व्यर्थ है, क्योंकि कंपनी इस प्रकार का अनुबंध ही नहीं कर सकती है। यदि कंपनी के सभी अंशधारी भी अगर ये कहें कि हम ये अनुबंध करना चाहते हैं या इन अनुबंधों की वो पुष्टि भी करते हैं तो भी कंपनी के अधिकारों पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये कार्य पूर्ण रूप से व्यर्थ ही माने जाएंगे। अब तो इस सिद्धांत के अंतर्गत इस वाद के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अधिकारों के बाहर के कार्य को हम विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अधिकारों के बाहर के कार्य किस किस रूप में हो सकते हैं? देखिए, अधिकारों के बाहर के कार्य ऐसे कार्य जो कंपनी अधिनियम के बाहर हो, अर्थात जिसको करने के लिए भारतीय कंपनी विधान 2013 कंपनी को परमिट नहीं करता है। भारतीय कंपनी विधान के अधिकार क्षेत्र के बाहर किया गया कोई भी कार्य पूर्ण रूप से व्यर्थ है, वॉइड है। ऐसे कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसे कार्यों के संबंध में कंपनी की किसी प्रकार की जवाबदेहिता उत्पन्न नहीं हो सकती है। दूसरे कार्य हो सकते हैं ऐसे कार्य जो पार्षद सीमा नियम के बाहर हो, अर्थात जो कंपनी अधिनियम के द्वारा बतलाए गए अधिकारों के भीतर तो है। कंपनी अधिनियम तो उसके संदर्भ में करने के लिए परमिशन देता है, किंतु प्रत्येक कंपनी को मौलिक रूप से अपना अलग से पार्षद सीमा नियम बनाना पड़ता है और सीमा नियम के अंतर्गत कंपनी को अपने उद्देश्यों का वर्णन करना पड़ता है, उद्देश्यों को लिखना पड़ता है। अगर कोई कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य से परे जाके कार्य करती है, जिनका उल्लेख कंपनी के उद्देश्य वाक्य में नहीं किया गया है, उन कार्यों को करती है, तो ऐसे कार्य अल्टा वायरस माने जाएंगे। ऐसे कार्य अधिकारों के बाहर के कार्य माने जाएंगे। भले ही से उनको करने के लिए कंपनी विधान परमिट कर रहा हो, किंतु कंपनी का अपना संविधान, कंपनी का अपना अधिकार पत्र, जिसको हम पार्षद सीमा नियम के नाम से पुकारते हैं, वो कंपनी को करने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। तो ऐसा कार्य भी अधिकारों के बाहर का कार्य माना जाता है और अधिकारों के बाहर का कार्य होने के कारण ये कार्य पूर्ण रूप से व्यर्थ होता है, एब इनिशियो वॉइड होता है। इसको हम राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। तीसरा कार्य होता है जो देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, जो कार्य पार्षद सीमा नियम के बाहर हैं ऐसे कार्यों को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो कंपनी के मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, पूर्ण रूप से व्यर्थ हैं।
ऐसे कार्य जो कंपनी के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सांयोगिक और आनुषंगिक नहीं है। देखिए, कंपनी के उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य और सांयोगिक और आनुषंगिक उद्देश्य, अन्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। मुख्य उद्देश्य के अनुरूप तो नहीं है, किंतु मुख्य उद्देश्य के अलावा जो आनुषंगिक उद्देश्य हमने लिखे हैं, जो सांयोगिक उद्देश्य हमने लिखे हैं, उनके अनुरूप भी अगर वो नहीं है तो वो भी कार्य अल्टा वायरस माने जाएंगे। कंपनी के मुख्य उद्देश्य को पूरा करना असंभव हो जाए तो ऐसी दशा के अंतर्गत वो कार्य भी क्या हो जाएगा, ऐसा कार्य भी अल्टा वायरस हो जाएगा, ऐसा कार्य अधिकारों के बाहर का हो जाएगा। मतलब अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण कंपनी के मुख्य उद्देश्य को पूरा करना संभव नहीं है, असंभव हो गया, तो ये कार्य भी अल्टा वायरस ही माना जाएगा। ये उद्देश्य वाक्य के संदर्भ में बात आई। तीसरी बात आती है ऐसे कार्य जो अंतर नियम के बाहर है। देखिए, कंपनी विधान के अधीन बनाया जाता है कंपनी का पार्षद सीमा नियम, और पार्षद सीमा नियम में बताए गए उद्देश्यों को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से हम पूरा करेंगे, इसके संदर्भ में बनाया जाता है पार्षद अंतर नियम। अंतर नियम जैसे कि नाम है, आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम। प्रत्येक कंपनी किस प्रकार से अपनी रोजमर्रा की कार्रवाई को संपन्न करेगी, इसके संदर्भ में आवश्यक व्यवस्थाएं, आवश्यक नियम बनाने के लिए अंतर नियम बनाए जाते हैं। तो जो कार्य पार्षद सीमा नियम के भीतर तो हैं, किंतु इसको करने के लिए कंपनी के पार्षद अंतर नियम ने परमिट नहीं किया है, तो ऐसे कार्य अंतर नियमों के बाहर के कार्य माने जाएंगे। ऐसे कार्य को हम अंतर नियम के बाहर के कार्य मानेंगे, और अंतर नियम के बाहर के कार्य होने के कारण ये कार्य व्यर्थ है। किंतु अगर कंपनी अपने पार्षद अंतर नियम में संशोधन करके इन कार्यों की पुष्टि कर देती है, अर्थात चूंकि कार्य क्या है, पार्षद सीमा नियम के भीतर है, किंतु और कंपनी के द्वारा अंतर नियम का उल्लंघन कर लिया गया है, अगर कंपनी पार्षद अंतर नियम में आवश्यक संशोधन कर लेती है और संशोधन करके इस प्रकार के अधिकारों को प्राप्त कर लेती है, तो ऐसे कार्य अधिकारों के बाहर के कार्य नहीं होंगे, ऐसे कार्यों की पुष्टि की जा सकती है। देन चौथी बात आती है ऐसे कार्य जो संचालकों के अधिकारों के बाहर हो। ऐसे कार्य जिनको करने के लिए कंपनी विधान परमिट कर रहा है, ऐसे कार्य जिनको करने के लिए पार्षद सीमा नियम परमिट कर रहा है, ऐसे कार्य जिनको करने के लिए कंपनी का पार्षद अंतर नियम परमिट कर रहा है, किंतु अंतर नियमों में जो संचालकों को अधिकार प्रदान कर रखे हैं, या कंपनी के सामान्य सभा के द्वारा संचालकों को जो अधिकार सत्ता दी गई है उसके वो अनुरूप नहीं है। संचालकों ने अपने बियॉन्ड द पावर्स, अपने अधिकारों के बाहर कार्य कर लिया है, तो ऐसे कार्य अल्टा वायरस बियॉन्ड द पावर्स ऑफ डायरेक्टर माने जाएंगे। ऐसे कार्य संचालकों के अधिकारों के बाहर के कार्य माने जाएंगे। अगर कंपनी की सामान्य सभा के अंतर्गत ऐसे कार्यों को करने के लिए सामान्य सभा पुष्टि कर देती है, अर्थात ऐसे कार्यों करने के लिए सामान्य सभा अधिकृत कर देती है, आवश्यक प्रस्ताव पारित करके संचालकों को अधिकृत कर देती है, तो ऐसे कार्य अधिकारों के भीतर हो जाएंगे, अधिकारों के बाहर के कार्य नहीं रहेंगे। किंतु जब तक सामान्य सभा के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाएगी, ये कार्य भी अल्टा वायरस से ही माना जाएगा। अल्टा वायरस होने के कारण पूर्ण रूप से व्यर्थ होगा, शून्य होगा। तो ये था अधिकारों के बाहर का सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि अधिकारों के बाहर के सिद्धांत का प्रभाव क्या होता है। अधिकारों के बाहर के सिद्धांत का प्रभाव में अगर कोई कंपनी ऐसा कोई कार्य कर दी जो अधिकारों के बाहर का कार्य है, तो कंपनी का कोई भी सदस्य या कोई भी व्यक्ति इस संदर्भ में इंडक्शन ऑर्डर प्राप्त कर सकता है, स्थगन आदेश न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर सकता है, कंपनी को ऐसे कार्यों करने के लिए रुकवा सकता है। तो न्यायालय ऐसे कार्यों के संदर्भ में स्थगन आदेश दे सकती है, इंडक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर कंपनी को दिया जा सकता है। अगर कंपनी के द्वारा अधिकारों के बाहर का कार्य किया है, या किसी बाह्य पक्षकार के द्वारा कंपनी के साथ में अधिकारों के बाहर का कार्य किया गया है, तो ऐसे कार्य चूंकि पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं, शून्य होते हैं, राजनियम के माध्यम से प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते हैं, तो बाह्य पक्षकार भी कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने का अपने अधिकार को खो देता है। बाह्य पक्षकार भी कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ठीक इसी ही प्रकार से कंपनी भी बाह्य पक्षकार के ऊपर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी के द्वारा अधिकारों के बाहर का कार्य किया गया है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, हमने कंपनी के समामेलन के बारे में पढ़ा, तब आप लोगों को बताया गया था कि कंपनी के समामेलन के अंतर्गत कंपनी को दो महत्वपूर्ण
अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, जिसका नाम है पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। और ये रजिस्ट्रेशन के पश्चात ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लिए जाते हैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के कारण कोई भी पक्षकार इनको देख सकता है, पढ़ सकता है, आवश्यक शुल्क देके इनकी प्रतिलिपि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाह्य पक्षकार जब कंपनी के साथ में किसी प्रकार की डीलिंग करता है तो उससे ये अपेक्षा रखी जाती है कि उसे कंपनी के पार्षद सीमा नियम और कंपनी के पार्षद अंतर नियम की जानकारी हो। इस प्रकार दोनों ही प्रलेखों की जानकारी रखने को ही हम रचनात्मक सूचना के नाम से पुकारते हैं। आगे मैं आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रचनात्मक सूचना का सिद्धांत भी एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंतर्गत बताया जाएगा कि ये दोनों प्रलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के कारण कंपनी के साथ में डीलिंग करने वाले समस्त पक्षकारों को इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होना जरूरी है। अगर कोई पक्षकार ये कहता है कि साहब उनको ये जानकारी नहीं थी, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत वहाँ पर अधिकारों के बाहर कार्य होने पर कंपनी किसी प्रकार से दायी नहीं होगी, और बाह्य पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उस संपूर्ण कार्य की हानि वहन करनी पड़ेगी। अनाधिकृत जो कार्य किया जाएगा, अधिकारों के बाहर कार्य जो कार्य किया जाएगा वो अनाधिकृत कार्य होगा, और अनाधिकृत कार्य का अनुबंध व्यर्थ होता है। अनाधिकृत कार्य के संदर्भ में अगर कंपनी ने किसी प्रकार की कोई संपत्ति प्राप्त की है बाह्य पक्षकार से, तो कंपनी ऐसी संपत्ति को चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, कंपनी ऐसी संपत्ति वापस लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। किंतु कंपनी के द्वारा किसी बाह्य पक्षकार को संपत्ति या कोई धनराशि दी गई है, तो यहाँ पर एक गर्भित अधिकार कंपनियों को प्राप्त होता है कि वह कंपनी बाह्य पक्षकार से इस प्रकार की संपत्ति और धनराशि को प्राप्त कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि सब कंपनी ने ये कार्य अधिकारों के बाहर का कार्य कर लिया, तो अधिकारों के बाहर के कार्य के संदर्भ में कंपनी तो उत्तरदायी नहीं है, तो कंपनी को किसी प्रकार की हानि होगी तो उसका उत्तरदायित्व कौन वहन करेगा? हमारे कंपनी विधान में लिखा गया है, चूँकि कंपनी में प्रबंध करने की जिम्मेदारी संचालक मंडल की होती है, और संचालक मंडल के द्वारा अधिकारों के बाहर का कार्य किया गया है, तो वहाँ पर कंपनी को होने वाले समस्त हानि की भरपाई संचालक मंडल को व्यक्तिगत रूप से करनी होगी। संचालकों का व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा। अधिकारों के बाहर किए गए कार्य, समस्त कार्य अपरिवर्तनीय होते हैं, उनको हम कानून के माध्यम से एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। यहाँ अधिकारों के बाहर के कार्य के संदर्भ में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। कई बार दो परिस्थितियाँ हो सकती है। जिस समय ये कार्य किया गया हो उस समय वह सीमा नियम के क्षेत्र में थी, और कंपनी के कर्मचारियों ने वह कार्य अपने रोजगार के दौरान किया है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर अधिकारों के बाहर के सिद्धांत के कुछ अपवाद भी होते हैं। कंपनी संबंधी अधिकारों के बाहर के सिद्धांत में कंपनी केवल ऐसे कार्य ही कर सकती है जो सीमा नियम में उल्लेखित मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। कंपनी ऐसे कार्य भी कर सकती है जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक हो, अनुषंगिक हो या युक्ति युक्त हो। इसके अतिरिक्त कंपनी अपने कारोबार के दौरान उन कार्यों को भी कर सकती है जिन्हें करने के लिए अधिनियम के द्वारा अधिकृत किया गया हो। अतः उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त कंपनी के द्वारा किए गए कार्य अवैधानिक माने जाएंगे और अधिकारों के बाहर के सिद्धांत के अनुसार व्यर्थ होंगे, अप्रभावी होंगे, नल एंड वॉइड ऐसे कार्य होंगे। मैंने इस बात में आप लोगों को बताई कि संचालकों के अधिकारों के बाहर के कार्य किए जाएं या अंतर नियमों के अधिकारों के बाहर के कार्य किए जाएं, तो ऐसे कार्यों के संदर्भ में पुष्टि की जा सकती है। किंतु कंपनी के अधिकारों के बाहर कार्य अनियमित ढंग से किए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत क्योंकि वो अनियमित ढंग से किए गए हैं, तो कंपनी के सभी अधिकारियों की सहमति से उसे वैधता दिलाई जा सकती है, क्योंकि अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत तो हैं किंतु अनियमित ढंग से किए जा रहे हैं, इरेगुलर तरीके से किए जाते हैं। तो अगर कंपनी के संचालक सामान्य सभा के अंतर्गत आवश्यक प्रस्ताव पारित करके इनकी पुष्टि कर दी जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये कार्य भी किए जा सकते हैं। ये भी एक अपवाद अधिकारों के बाहर के सिद्धांत का होता है। अगर अधिकारों के बाहर के सिद्धांत के तहत कंपनी ने अपने धन से कोई अनाधिकृत संपत्ति प्राप्त की है, तो ऐसी संपत्ति के संबंध में कंपनी को अच्छा अधिकार प्राप्त होगा। प्रासंगिक और अनुषंगिक कार्यों की स्पष्ट परिभाषा एवं प्रतिबंधित न किए गए कार्य वैध होंगे। अधिकारों के बाहर के सिद्धांत को लागू करते समय सीमा नियम के द्वारा कंपनी के अधिकृत कार्यों के कारण किए जाने वाले आनुषंगिक, प्रासंगिक
परिणाम तब तक व्यर्थ नहीं माने जाएंगे जब तक कि कंपनी अधिनियम के द्वारा परिभाषित एवं प्रतिबंधित नहीं हो। अगर कंपनी अनाधिकृत कोई किसी प्रकार का अनाधिकृत ऋण देती है तो ऋण वसूलने का अधिकार कंपनी को है। कोई भी व्यक्ति अधिकारों के बाहर अनुबंध के अंतर्गत कंपनी से रुपया उधार लेता है तो कंपनी रुपए की वसूली के लिए उस पर दावा कर सकती है, क्योंकि उसके सीमान्य में ऐसा करने का उसे गर्भित अधिकार प्राप्त होता है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। किंतु अगर कंपनी को इस संदर्भ में किसी प्रकार की हानि होगी तो वहाँ पर संचालक मंडल ऐसी हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। ये था अधिकारों के बाहर का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टा वायरस। थैंक यू।